गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। हमारे इंग्लिश क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस का रिवीजन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बोला था आपको इसका रिवीजन करना है। आई गेस अभी तक आपने कर लिया है। अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, अभी मैं आपको इसी टॉपिक के साथ क्लॉजेस का रिवीजन भी करवाऊंगी और बेसिक चीजें भी बताऊंगी कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से क्लॉज का यूज हुआ है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट आपको कंप्लेंट रहता है कि वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता। उसके लिए आप लोग को बेल आइकन प्रेस करना है और फिर आपको नोटिफिकेशन अपडेट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, क्लॉज। अब क्लॉज सिंपली बोला जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक सेंटेंस का हिस्सा, एक सेंटेंस का पार्ट, और ऐसा पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो जो हम मेन वर्ब पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है या वर्ब होती है, उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। अब इसी सेंटेंस में देखा जाए, बोला गया आई फेल फ्रॉम बेड। अब यहाँ पर क्या है, आई इज सब्जेक्ट, फेल क्या है, वर्ब, तो ये क्या हुआ, एक क्लॉज ही तो हुआ है ना। तो सेंटेंस चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसमें वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज जो है वो मेजर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये चीज समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। टाइप वन में कैसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, देखो आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई द क्लॉज। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ये देखिए इस तरीके का सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया है, इसका एक हिस्सा क्या किया है, अंडरलाइन किया है, और आपको बोला गया है आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या इनमें से कोई भी नहीं, इस तरीके से। ये तो हो गया टाइप वन। और टाइप टू जो है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे। फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे मतलब आपको क्या करना होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप, कि सेंटेंस का जो क्लॉज है या कोई एक वर्ड है मिसिंग होगा, वो आपको कनेक्ट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वो भी मैं आपको आज क्वेश्चंस दोनों टाइप्स के करवाऊंगी। और ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में आते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको मालूम होगा, अभी रिसेंट असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम हुआ है और एसआई का एग्जाम हुआ है, उनमें भी ये क्वेश्चंस आए थे। मैं उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी आज। तो यही पैटर्न है। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे एंड आई विल चेक कि आपको कितना समझ में आया। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। ये वो क्लॉज है जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट सेंस रखता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, और वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम बिजी, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर आई एम बिजी मैंने बोल दिया तो सेंटेंस का सेंस तो निकल के आया है ना कोई मतलब तो निकल के आया। तो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और तरह के पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। और जिससे डिपेंड होना पड़ता है, जो एक इनकम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करेगा किसी और पार्ट के बिना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा सेंटेंस लूं, दिस इज द बॉय who stole my book। ठीक है, एक सेंटेंस लिया, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई बुक। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस और ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस मैं अलग अलग कर दूं, तो यहाँ पे बोला है दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है। क्या अगर मैं इस सेंटेंस को इतना ही रखूं और बोलूं यही वो लड़का है, तो क्या ये सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करेगा? कौन सा लड़का बताना तो पड़ेगा ना। हमने बोला द बॉय मतलब स्पेसिफिक बॉय है। अब वो स्पेसिफिक क्यों है, कौन से लड़के की बात की जा रही है, उसके लिए इसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, यहाँ पर। अगर मैं इसे ही ले लूं, हु स्टोल माई बुक, ये क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो ये भी किसी ना किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है।
तो वैसे क्लॉजेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे क्लॉजेस को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और कंडीशनल क्लॉज। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि यही हमें आइडेंटिफाई करने हैं हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैं आपको नाउन क्लॉज समझा दूं। तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सिंपल याद रखना, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का रोल निभा रहा होगा या तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का रोल निभा रहा होगा। मतलब या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट होगा या तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये तो आपको पता होगा। सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब उस एक्शन का असर किस पे पड़ा, ठीक है, या क्या वो एक्शन था। ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर किसका करता है, व्हाट का और whom का। मैंने कोई एक्शन किया, क्या एक्शन किया, मैंने कोई एक्शन किया, उसका असर किस पे पड़ा, वो क्या बताता है, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका आंसर करता है, हु का, कि किसने वो एक्शन किया, ठीक है, वो वर्ब किसने परफॉर्म किया, वो कौन करता है, सब्जेक्ट। तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्शन किसने किया या एक्शन क्या किया ये बताएगा, वो क्या होगा, नाउन क्लॉज। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी बताना। किसकी क्वालिटी, नाउन की। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, नाउन के बारे में कुछ भी बताना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ही इज अ टॉल बॉय, अब वो बॉय है, वो कैसा है, टॉल है ना। तो जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस उस नाउन के बाद लगकर उसके बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, उस नाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे कि वो कहाँ है, वो कैसा है, वो क्या है, वो क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नेक्स्ट वन इज एडवर्बियल क्लॉज। अब देखिए, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन को स्पेसिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज हमें हमेशा वर्ब के बारे में बताता है। वर्ब के बारे में कैसे, वर्ब क्या होता है, एक्शन। तो कोई एक्शन कैसे हुआ, हाउ। कोई एक्शन कहाँ हुआ, वेयर का आंसर करेगा। कोई एक्शन कब हुआ, व्हेन। किसी एक्शन का रीजन क्या था, कोई कंपैरिजन है, ये सब चीजें कौन बताता है, एडवर्बियल क्लॉज। जब आप लोग देखेंगे आगे हम सेंटेंसेस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एडवर्बियल क्लॉज में कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज जैसे इसका नाम है, जब हमें सेंटेंस में कंडीशन दिया हो कि अगर तुम मिलने आओगे तो ही मैं चलूंगा, अगर तुम कॉल करोगे तो ही मैं आऊंगा, ऐसा कुछ कंडीशन, तो उसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे सेंटेंसेस पे। ठीक है, सो पहला सेंटेंस आपके सामने है, आपको सेंटेंस को रीड करना है। देयर इज एन अंडरलाइंड पार्ट, यह वाला पार्ट जो है ये अंडरलाइंड है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाला क्लॉज है, इज इट अ नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नन ऑफ दीज। अब देखिए क्या बोला है, यू रियली डोंट वांट टू नो द इंग्रेडिएंट्स इन द आंट नैंसीज स्ट्यू। You really don't want to know what का आंसर कौन दे रहा है, तुम रियली नहीं जानना चाहते, क्या नहीं जानना चाहते, कि जो भी उनका डिश है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ये हमारे वर्ब को क्या दे रहा है कि वर्ब का जो एक्शन है वो क्या है, यही आंसर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, नाउन क्लॉज। वाई नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे वर्ब के ऑब्जेक्ट का आंसर मिल रहा है। इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसीलिए ये क्या है, नाउन क्लॉज। मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, व्हाट और whom का आंसर कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है। तो ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है कि तुम्हें नहीं जानना, क्या नहीं जानना, इंग्रेडिएंट्स। तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। क्लियर हो गया, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड देखिए, माई डॉग फ्लॉयड हु ईट्स टू मच पिज्जा हैज डेवलप्ड अ पेपरोनी ब्रेथ। अब देखो, माई डॉग फ्लॉयड, ये क्या है, डॉग फ्लॉयड, नेम दिया है, नाउन दिया है, और जो पार्ट हमें अंडरलाइन करके दिया हुआ है वो इस नाउन के बारे में बता रहा है। ये जो नाउन है, ये जो नेम या जो डॉग है, एनिमल है फ्लॉयड, जो बहुत ज्यादा खाता है। तो जब हमें किसी नाउन के बाद जो पार्ट ऑफ सेंटेंस लगता है और उसके बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो कौन सा होता है, एडजेक्टिव। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज।
धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट देखते हैं. We are going to beach that I like the most. We are going to a beach that I like the most. अब यहाँ पे देखो बोला we are going to a beach. Beach क्या हो गया? एक प्लेस है ना, एक नाउन हो गया. नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है वो. और वो वाला बीच है जो मुझे बहुत पसंद है. अब ये वाला पार्ट तो हो गया एक्स्ट्रा, जो किसके बारे में आपको बता रहा है, इस नाउन के बारे में. वी आर गोइंग टू अ बीच, कौन सा वाला बीच, जो मुझे बहुत पसंद है. तो ये क्या हो गया, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट. तो ये कौन सा पार्ट हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन सी. क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट देखिए, शी कैन नॉट कम टूडे बिकॉज शी इज नॉट वेल. मैंने आपको जब यहाँ पर देखिए, जब मैंने आपको समझाया तो मैंने आपको बोला किसी भी चीज का जो रीजन देता है वो कौन सा क्लॉज होता है, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. अब वो यहाँ नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती, बिकॉज रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, शी इज नॉट वेल. तो जब कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस हमें हमारे एक्शन का रीजन दे, कारण बताए, तो वो कौन सा होगा, वो होगा एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, जो एक्शन से रिलेटेड है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जल्दी से कमेंट्स में मुझे आंसर कीजिए. क्वेश्चन 5 और 6 का क्या होना चाहिए. राजू डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. राजू को नहीं पता, क्या नहीं पता, वो कहाँ पर है. वेयर ही वॉज, डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताइए. अब यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ पे वेयर देखा और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया होगा एडवर्ब क्लॉज, ऐसा ही किया होगा. लेकिन देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन हुआ ये कहाँ हुआ. जब हमें वेयर का आंसर मिले कि कोई एक्शन हुआ वो कहाँ पर हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, ही प्ले क्रिकेट ऑन ग्राउंड. ठीक है, ही प्ले क्रिकेट ऑन ग्राउंड. अब यहाँ पर जो ऑन ग्राउंड होगा वो क्या होगा, वो एक एडवर्बियल क्लॉज हम लोग बोल सकते हैं. वो क्रिकेट खेलता है, कहाँ खेलता है, ग्राउंड पर. तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज, जो उसका प्लेस बता रहा है एक्शन का. लेकिन यहाँ पर हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट बता रहा है. राजू को नहीं पता, व्हाट, क्या नहीं पता, कि वो कहाँ पर है. तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज. क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्ब के लिए व्हाट का आंसर मिल रहा है. अब नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन हु लव चॉकलेट्स आर कॉमन. चिल्ड्रन क्या हो गया, एक नाउन, और नाउन के बारे में हमको आगे क्या दे दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. कौन से चिल्ड्रन, वो वाले चिल्ड्रन हु लव्स चॉकलेट. तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज. व्हाई, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइंग और गिविंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8. इफ यू आर बिजी आई विल कम टुमारो. अगर तुम बिजी हो तो मैं कल आऊंगा. जब बात आ जाती है अगर वाली, अगर का मतलब इफ, इफ, एज, दो, अनटिल, अनलेस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं या फिर इन्हें हम कंजंक्शंस भी कह सकते हैं, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, कंडीशन. तो जब ये लगे हो तो वो क्लॉज कौन सी होगी, कंडीशनल क्लॉज. तो सिंपली क्या आंसर होने वाला है हमारे पास, ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, राजू नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ही शुड डू. उसे क्या अंडरस्टैंड करना है, कि उसे क्या करना है. अगेन हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो इट इज अ नाउन क्लॉज. Let's take the example. Question number 9. He ran so hard that he got tired. He ran so hard that he got tired. जिसकी वजह से क्या हुआ, He ran so hard, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो टायर्ड हो गया. तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए. अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या बता रहा है, एक काइंड ऑफ कॉज ही तो बता रहा है ना. किस चीज का कॉज, उसके टायर्ड होने का कॉज. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सॉरी ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. जब हमें किसी चीज का रीजन या कॉज मिलता है तो वो कौन सा क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है. तो दिस इज व्हाट वी से एडवर्ब क्लॉज.
सो यहाँ तक जो हमने 9 क्वेश्चंस किए ये कौन से पैटर्न पर बेस्ड थे? जो पैटर्न 1 हमने देखा जहाँ पर आपको क्लॉज को आइडेंटिफाई करना था। अब नेक्स्ट पैटर्न होगा जहाँ पर हमें क्लॉज को कंप्लीट करना है। वी नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए हैं ना, इन ऑप्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, दैट, विच, व्हाट, हु, whom, जब वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्लॉज को हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी कई बार कहते हैं, जब दो सेंटेंसेस को रिलेट करना मतलब लिंक करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो हमें चूज करना है कौन सा एक्यूरेट रिलेटिव प्रोनाउन होगा इन ऑप्शंस में से जो यहाँ पर हम फिल इन करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज प्रीचेस डैश ही नेवर प्रैक्टिसेस। वो हमेशा वो चीज का प्रचार करता है। प्रीच का मतलब प्रचार करना, ठीक है। वो हमेशा वो चीज को प्रीच करता है जो वो खुद कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। तो आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए? दैट, राइट, दैट ही नेवर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एंड 12 देखिए क्या आंसर होना चाहिए 11 का। आई मेट अ मैन डैश हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। मैं उस आदमी से मिला जो जस्ट अमेरिका से आया है। हु, whom, which और दैट, जब हम पर्सन की बात करते हैं ना सिंपली हम, और वो क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसने वो एक्शन किया। अब कौन लौटा है अमेरिका से? यही वाला मैन। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट द वन यू बिलीव इज अ थीफ। ही इज नॉट द वन डैश यू बिलीव इज अ थीफ। अब देखिए यहाँ पर बोला गया ये वो नहीं है जो आपको लगता है कि एक थीफ है। अब थीफ किसके बारे में बात हो रही है? इज द वन, ये जो पर्सन है इसके बारे में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हु होगा। समझ में आई? बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर करेक्ट आंसर हुम लगेगा, लेकिन हमें देखना है मेजरली बात किसके बारे में हो रही है? इस पर्सन के बारे में। थीफ तो इसे बोला जा रहा है, तो ये क्या सब्जेक्ट है कि नहीं? सो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हु होगा आंसर, नॉट हुम। नेक्स्ट देखिए, ही इज द ओनली पर्सन डैश आई कैन ट्रस्ट। अब यहाँ पर ना तो हुम आएगा ना तो विच आएगा। चूज कीजिए हु और दैट में से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। जल्दी से देखिए क्या आंसर होना चाहिए। ही इज द ओनली पर्सन डैश आई कैन ट्रस्ट। आप लोग यहाँ पर क्या फिल कर रहे होंगे? हु, लेकिन अगेन एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आएगा। अब ऐसा क्यों? यही तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। हु तो हम पर्सन के साथ लगाते हैं तो हु होना चाहिए। अब देखिए जब हमें ऐसे वर्ड्स दिए हों, कैसे वाले वर्ड्स? द ओनली, द सेम, ठीक है, सेम, लिटल, मोस्ट, कुछ इस तरीके के वर्ड्स दिए हों, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं? हम उस पर्सन के साथ भी क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर द ओनली दिया है, द ओनली की जगह द सेम दिया होता या सेम दिया होता तो हम क्या लगाते? दैट ही लगाते। अदरवाइज अगर बोला होता ही इज द पर्सन और यहाँ पर ओनली नहीं होता तो हम हु लगाते, लेकिन यहाँ पर द ओनली पर्सन बोला है तो हम दैट लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 13 का? ऑप्शन डी। जिसने गलत किया है ये करेक्शन याद रखना। नेक्स्ट, if I had enough money I dash that car, I bought that car, would buy that car, would have bought that car और will buy that car। अब ये चीज स्टूडेंट्स मैंने आपको जब टेंस करवाए थे मैंने तब भी आपको बताया था कंडीशनल क्लॉज 3 तरीके से लिखे जाते हैं। जब इफ क्लॉज कौन से टेंस में हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट परफेक्ट में। तो हम आगे क्या लगाते हैं? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान से देख लो, इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सेंटेंस होता है तो मेन क्लॉज में क्या लगता है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज में अगर पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है तो यहाँ क्या लगता है? वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ क्लॉज में होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? वुड हैव
और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न होता है कंडीशनल क्लॉज लिखने का, कंडीशनल सेंटेंस लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड 16 आपको कंप्लीट करना है क्लॉज। दिस इज द बॉय whom picked my pocket, which picked my pocket, who picked my pocket और that picked my pocket। ये वही लड़का है who picked my pocket, यही लगना चाहिए यहाँ पर। रिलेटिव क्लॉज क्या है? who picked my pocket, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हम whom, which या that नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश यू विल नॉट पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। कभी ऐसा हुआ है आप वर्क हार्ड करो और पास ना हो? कुछ ना कभी रिजल्ट तो मिलता ही है, तो ये चीज तो गलत हो गई। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यस वी कैन कंसीडर दिस। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं होगे, तो ये क्या है? कंडीशन दी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। आप लोग ऑप्शन सी भी चूज कर रहे होंगे मे बी। अगर आपको अनटिल और अनलेस के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। अनलेस लगता है कंडीशन बेस्ड सेंटेंसेस में, कंडीशन एज इन जब कोई सिचुएशन दी हो, और अनटिल लगता है टाइम बेस्ड कंडीशन। ठीक है, जब टाइम दिया हो उस वक्त हम अनटिल का यूज करते हैं। क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18, यू मे गेट मलेरिया डैश यू आर बिटन बाय अ मॉस्किटो। आपको मलेरिया हो जाएगा अगर आपको मॉस्किटो ने काटा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफ इज द ओनली वन। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर, दो और ऑल्दो का मतलब होता है के बावजूद। समझ में आया? जब हम कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है शी परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। इज इट एन एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, बोथ और नन ऑफ दीज? अब देखिए बोला क्या गया है, शी परफॉर्म्ड हाउ, वेरी वेल, वेयर, ऑन द स्टेज, व्हेन, लास्ट नाइट। अब यहाँ पे आपको किस किस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? हाउ का, वेयर का एंड व्हेन का। तो जब इन क्वेश्चंस के आंसर मिले हमारे एक्शन के लिए, तो वो कौन सी क्लॉज होती है? वो होती है एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई गेस जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसके थ्रू आपको समझ में आया होगा कि क्लॉजेस के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आपको आने हैं। कोई भी डाउट आपको रहेगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड अभी हम लोग करेंगे कुछ वर्ड्स, क्योंकि वोकैबुलरी हम लोग डेली करते हैं। मुझे बताइएगा कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं, या फिर आप लोग ये वाला जो आता है पार्ट वीडियो का, आप लोग यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर दिन में 5 वर्ड याद कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट वर्ड इज ग्रेशियस। ग्रेशियस इज अ क्वालिटी वर्ड, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और ग्रेशियस हम उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, पोलाइट, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, वेल मैनर्ड है, सिविलाइज्ड है, पोलाइट, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेशियस। तो आपकी कोई फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ वेरी हम्बल, पोलाइट, सिविलाइज्ड, वेल मैनर्ड पर्सन, उससे आप लोग ग्रेशियस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, जैसे हम लोग वर्ड सुनते हैं ना वैनिश, वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना एकदम से। तो उसी से आपको याद रखना है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना। वैनिश मतलब गायब, डिसअपियर, और बैनिश मतलब डिस्पेल। ठीक है, एक्सपेल, एग्जाइल, डिपोर्ट, निकाल देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कॉम, QUALM। कॉम हम एक तरह की फीलिंग को बोलते हैं जब हम एकदम से हेसिटेट करने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई बार हम घबराहट के कारण कोई चीज़ बोलने में हेसिटेट कर जाते हैं, एंजाइटी, उस तरह की फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम। ओके, नेक्स्ट वन इज जोवियल। जोवियल इट मीन्स हैप्पी। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्वालिटी वर्ड। वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, जिसे आप लोग जॉली पर्सन भी बोलते हो, है ना? जॉली मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला, उसी को हम लोग जोवियल बोलते हैं। अगर आप किसी कोई आपके साथ ऐसा है जो हमेशा खुश रहता है, चेयरफुल रहता है, तो आप उसे हैप्पी या जोवियल ना बोलिए। आज के बाद हैप्पी या जोली ना बोलिए, आई रिप्लेस कर दीजिए वो जोवियल से, आपको याद रहेगा। लास्ट वर्ड इज टिमेरिटी। टिमेरिटी का मतलब होता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब करेज, मतलब बोल्डनेस। जब आप में एक तरह का करेज है कि आप लोग विद कॉन्फिडेंस कोई काम करते हैं, आप बोल्ड हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टिमेरिटी। एक नेगेटिव सेंस भी ये लेके आता है,
बोल्डनेस या ऑडेसिटी मतलब थोड़ा सा हॉटी नेचर मतलब थोड़ा सा एरोगेंट नेचर, उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोल्डनेस तो किसी भी तरीके की हो सकती है, कैन बी कॉन्फिडेंट या फिर किसी के आगे कुछ भी बोल देना, एरोगेंस दिखाना, उससे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो टेमेरिटी इज द सेम। लास्ट वर्ड इज सम्प्लस। सम्प्लस का मीनिंग ऑब्वियसली आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा सम्प्लस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग को इतना ही करना था। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को करने हैं रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन। बहुत बेसिक और सिंपल अरेंजमेंट क्वेश्चन आते हैं हमें जेकेएसएससी के एग्जाम में, और इसी के साथ आपको एक टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स, है ना, इसके बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं जेकेएसएससी के एग्जाम में। तो ये दो टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। टेक केयर।